ओके बेटा ध्यान से सुनो। वीडियो चल पड़ी देख, वीडियो चला दी मैंने। ओके बेटा ध्यान से सुनो न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा पहले 8th न्यूमेरिकल बता देते हैं। देखो बेटा ओके अबाउट मोमेंट निकालना है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 25/100 सेंटीमीटर में है ना, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 25/100। ये वाला कौन सा मोमेंट करेगा? क्लॉकवाइज। और ये वाला कौन सा करेगा? क्लॉकवाइज। क्या करेगा? क्लॉकवाइज। समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। दोनों कौन से मूवमेंट करेंगे बच्चे? क्लॉकवाइज। ये भी क्या करेगा? क्लॉकवाइज। ये भी क्या करेगा? क्लॉकवाइज। ठीक, दोनों मूवमेंट को क्या कर देना है। अब इसने बोला कि ए को क्या मान लो? पाइवट पॉइंट। ठीक है, तो ए पे एक फोर्स लग रही है 10, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। 10 इंटू 0 आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, और ए पे एक और फोर्स लग रही है, कौन सी? बी। कितने न्यूटन? 10। कितने डिस्टेंस पे? 50। 10 इंटू 50/100। 10 इंटू 50/100 क्या आंसर आएगा बच्चे? जो भी आंसर आएगा। समझ आ गई? ऐसे ही अगर बी को पाइवट मान रहे हो तो बी पे एक फोर्स लग रही है 10। 10 इंटू 0 0, और एक फोर्स लग रही है 10। 10 इंटू 50/100 जो भी आंसर है वो आएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोले? 5। और जैस्मिन सीरियसली इन सब बच्चों के मार पड़ती है ना, उससे ज्यादा दुख तेरे को चांटा मारने में आता है बच्चे। तू सबसे ज्यादा यहाँ आंसर देती है क्लास में, सारे आंसर तेरे सही होते हैं, पता नहीं कब करने वाले टाइम। और मैं आज है ना इतना खुश, मैंने कहा यार आज सारे बच्चों ने काम किया होगा। आदत ही तो सुधारनी है, घर जाते ही फोटो भेज दियो। यहाँ मैं हूं ही नहीं बच्चे, चला जाऊंगा। हाँ जी बेटा 10th क्वेश्चन बताओ। 10th क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे। 11th क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? कोई बच्चा बेटा, एक भी बच्चे से अगर 11th क्वेश्चन नहीं हुआ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके परसों न्यूमेरिकल के टेस्ट है। 10th नहीं हुआ, मेरे से भी नहीं हुआ बच्चे, मुझे आता नहीं है, बाद में करके आऊंगा मैं। हाँ जी नेक्स्ट 10th ईयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है वो आज टॉपिक खत्म होगा ना तब करेंगे। 12th क्वेश्चन बच्चे हो गया? 12th हो गया कि नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, 40 इंटू 40, 20 इंटू 40 दोनों साइड बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। एक्स्ट्रा वेट दिया है तुम्हें कितना? 20 ग्राम फोर्स। कितना दिया बच्चे? नहीं दिया है, ये रहा। एक्स्ट्रा वेट कितना दिया है? 40। इधर है मेरे पास कितना बच्चे? इधर है मेरे पास 1600 और इधर है मेरे पास बच्चे 800, तो यहां कर दूंगा 40 इंटू एक्स, यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद बच्चे 13th क्वेश्चन। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, एक सीसॉ है, इधर है बेटा 20 kg, इधर है 40 kg। क्या आपके पास कोई तरीका है इनको बैलेंस करने का? क्या 20 पाइवट पॉइंट किधर कर दें? 40 वाली साइड। किधर कर दे? 40 वाली साइड। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कट होगा है ना, उन्नी फोर्स की चाहिए होगी ज्यादा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उन्नी फोर्स की लगेगी कट। मतलब 20 इंटू ये और 40 इंटू ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर बच्चे। चलो 13th क्वेश्चन में कोई दिक्कत? हो गया। 14th में कोई दिक्कत? 14th क्वेश्चन डाउट है बच्चे। पहले तो बोला है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस पता है बच्चे? कोई ऐसी चीज जिसके एक तरफ वजन रखो और दूसरी तरफ वजन रख के आप उसको बराबर कर दो, जैसे आलू प्याज सेब जो भी तोलते हैं वो फिजिकल जो मेथड। ओके, आपके पास एक फिजिकल बैलेंस है बच्चे। ये एक साइड उसके कितना है बेटा? आर्म कितना है बेटा? 60। दूसरी साइड वाला आर्म कितना है उसका? 40। ओके, व्हाट वेट केप्ट ऑन द पैन ऑफ लॉन्गर आर्म? यहां कितना वेट रखें ताकि
इधर कितना वेट रखा गया है 100, वो क्या हो जाए बैलेंस, क्या हो जाए बैलेंस। तो क्या बनेगा 40 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 इक्वल्स टू W मल्टीप्लाइड बाय 60। किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, W की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू। समझ आ गई? हाँ जी। नहीं समझ आई बच्चे पूछ लो, कोई इशू नहीं है, एक बार नहीं 4 बार पूछो। अभी मत सो बच्चे, मैं पढ़ा दूं फिर सुला दूंगा तेरे को, कोई नहीं, बढ़िया नींद आएगी, कोई चक्कर नहीं। हाँ जी 15th क्वेश्चन डाउट है, इधर देखो 15th क्वेश्चन। 150 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना आ गया 6000, और 250 इंटू 20 कितना आ गया 5000। दोनों बराबर है नहीं, तो इधर वाली साइड कितने से मूव करेगा 1000 से, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ओके ये आ गया और डिफरेंस आ गया। अब डिस्टेंस फ्रॉम O वेर 100 ग्राम फोर्स, 100 ग्राम फोर्स किस साइड रखूं बच्चे, राइट वाली साइड लेफ्ट वाली साइड, राइट। तो क्या इक्वेशन बनेगी 6000 इक्वल्स टू 5000 प्लस 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स। आंसर आएगा 20। क्या आएगा 20, मतलब मुझे नहीं पता सॉरी, जितना भी आ 10 आए, जितना भी आएगा आप लिखोगे 10 सेंटीमीटर 20 जो भी आ रहा है टुवर्ड्स द राइट। ओके 16th क्वेश्चन हो गया, 16th कर दिया बेटा। 16th कैसे हो गया 16th भाई, यूनिफॉर्म मीटर रूल 0 से 100, यूनिफॉर्म है तो एक और पॉइंट मार्क करूंगा मैं, कितना 50, 10 कहां एक्ट करेगा 50 पे। अच्छा यहां पाइवट पॉइंट है, सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हो गया 500, कितना हो गया 500। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब क्या करें, मिनिमम फोर्स कहां लगाएंगे, पहले तो बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, प्रैक्टिकली सोचो। ये ऐसे नीचे गिर रहा है तो किस डायरेक्शन में लगाएंगे, ऊपर। और कहां लगाऊं ये फोर्स सारी की सारी 100 पे, ये लगा दी मैंने 100 पे फोर्स। फोर्स की वैल्यू नहीं पता तो क्या लिख दूंगा फोर्स को F। क्या बनेगी इक्वेशन 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि डिस्टेंस कहां से लेना है, पाइवट से। क्या आ जाएगी फोर्स 100 आ जाएगी। नहीं बच्चे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, डिस्टेंस डबल हो गया, फोर्स क्या हो जाएगी हाफ। कैसे आएगा आंसर 50 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा 10 इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, F की वैल्यू 5। ठीक है, अगर कॉमन सेंस लगाना है तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, जितना चेक करने के लिए। अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगी हाफ, अगर डिस्टेंस हाफ हो जाता तो फोर्स क्या हो जाती डबल। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछिए, नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट बढ़े फिर। 16वां क्वेश्चन हो गया, 17वां क्वेश्चन हो गया बेटा। ये डाउट होना चाहिए 17th क्वेश्चन, है डाउट? वेरी गुड बच्चे। क्यों प्रतीक क्या बोला है बेटा, यूनिफॉर्म हाफ मीटर हो, ठीक है। कितना डाउट है, काम करके आए करो यार, क्लास में आते हैं सारों के काम किए होते हैं, इतना मतलब मूड भी सही रहता है कि यार बच्चे सारे काम कर गए, और वही 2-4 बच्चे काम नहीं करे। अब बता यार तू काम नहीं कर रहा यार, कमाल होगी तेरी। हाँ जी क्या रखूं 25, इसका वजन कितना है, कोई वजन गिवन है ना इसका, चलो एक बार छोड़ देते हैं। कितने पे बैलेंस कर दिया इसको 29 पे कर दिया। When mass of 20 is hung from one end, एक स्केल के कितने एंड होते हैं 0 और 100। अच्छा किस एंड पे रखूं ये वजन की बैलेंस हो जाए, 0 पे 50 पे। 0 वाली साइड तो इस स्केल का खुद का वजन भी है, तो ये साइड छोटी है तो मैं यहां रख देता हूं कितना वजन 20। तो क्या बनेगा बेटा 20 मल्टीप्लाइड बाय 21 इक्वल्स टू W मल्टीप्लाइड बाय 4, W की वैल्यू आ जाएगी 105 ग्राम फोर्स। जिसको नहीं समझ आया था बच्चे बताओ समझ आया कि नहीं। हमारी गलती क्या होगी, हम 25 पे कितना मास रख देंगे 20, ये स्केल का वेट नहीं है, ये तो अलग से मास के बने, स्केल का वेट हमें निकालना। क्लियर है बेटा? नहीं समझ आई? 25 - 29 हर डिस्टेंस फलक्रम से लेंगे,
आप यह गलती करेंगे समर जी, हम क्या लिख देंगे, W इंटू 25 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 20 इंटू 50, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा क्या लिखना है अपन ने, गैप डिफरेंस जो है वो लिखना है हमेशा। ठीक है, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। अब ये अपने को कहता है अगर 20 ग्राम मास को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं ना चीजों को, है ना, तो फलक्रम किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाली साइड। किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाली साइड। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, कम। मुझे दोबारा बैलेंस करने के लिए इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को ज्यादा, तो मैं इसको किधर शिफ्ट कर दूंगा, इधर शिफ्ट कर। बात क्लियर हो गई बच्चे। यदि एक ट्रिक दिमाग से बिठा लो, जिधर नु वेट शिफ्ट करोगे बैलेंस तो बाद, जिधर नु वेट शिफ्ट करोगे फलक्रम भी उधर नु शिफ्ट हो। समझ आ गई। अगर बॉडी बैलेंस है, हो गई बैलेंस, कई सारे वेट एक्ट कर रहे थे, अब वेट को इधर शिफ्ट कर रहे हो तो फलक्रम उधर, अगर वेट को उधर शिफ्ट कर रहे हो तो फलक्रम उधर शिफ्ट हो जाए। पैटर्न क्लियर है बच्चे, ठीक है। देखो यार, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, अगर अपने पास कोई ये इलाज होता कुछ, भाई आपा फिजिक्स को छोड़ दें या साइंस को अलग कर दें, भाई आपा बाकी, ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है बच्चे। ठीक है, पढ़ना अपने को है ही, पूरे साल अपा ने मत्था मारना है, तो कम से कम आपा 2 घंटे क्लास में ध्यान से सुन ले, लॉजिक अपने दिमाग में बिठा ले, उसके बाद यार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कितना पढ़ना पड़ेगा अगर आपको लॉजिक, एक न्यूमेरिकल अगर करना आ गया तुम्हें, सारे न्यूमेरिकल होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला क्या लगाना है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे घूम रही है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तुम अपने हिसाब से बैलेंस करो। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। अगला क्वेश्चन 18th हो गया, 18th नहीं हुआ, डाउट है। चलो क्या है बेटा 18th क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल है तो कहां से, 0 से कहां बच्चे, 100। क्या मैं इस पे 50 मार्क कर लूं बच्चे, कर सकते हैं। ओके, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम, तो 50 पे कितना वजन एक्ट करेगा, 100 ग्राम फोर्स बच्चे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे ये कहता है इज बैलेंस्ड ऑन विच मार्क, 40 सेंटीमीटर। कर दिया बैलेंस भाई, कोई चक्कर नहीं है। ओके, बाय सस्पेंडिंग अननोन मास m एट 20, ये भी कर दिया बेटा। इसमें क्या दिक्कत आई बेटा, किसका डाउट है ये क्वेश्चन, m इंटू 20 इक्वल्स टू 100 इंटू 10, m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 50 आ गई। अब ये क्या कह रहा है अपने को, पंगे तो ये ले गए। अब ये कह रहा है कि जो m है वो 20 की जगह कितने पे रख दो बच्चे, 10 पे। नया डायग्राम बना लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ही करना है ना। क्या करो बच्चे, नया डायग्राम बना लो। नया डायग्राम बनाते ही हो गया 10। अब बताओ बच्चे 50 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, 30, कितना आंसर आएगा, 1500। 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना आंसर आएगा, 100। क्या दोनों बराबर है, नहीं। कौन बड़ा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कौन बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज। चलो, तो क्या स्केल बैलेंस होगा, नहीं। अब ध्यान से, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय 50 ग्राम। एक और वजन दे दिया 50 ग्राम, किस साइड रखूं बताओ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, किधर कम है, राइट साइड, तो क्या बनेगा 1500 इक्वल्स टू 1000 प्लस 50 इंटू एक्स। पता नहीं कहां रखूंगा मैं, एक्स डिस्टेंस पे रखूंगा। यहां से 500 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो दो आंसर बनते हैं, या तो लिखो 10 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द फलक्रम, या लिख दो एट व्हाट मार्क, 50 सेंटीमीटर मार्क। एट व्हाट मार्क, 50 सेंटीमीटर मार्क। पहले ऐसे क्वेश्चन आते होते थे इस वाले चैप्टर से, और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मानते होते थे आप। सौखे बच्चे, कोई है नहीं इसमें। दोबारा थोड़ा मेरे को याद दिलाना बच्चे। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस बराबर तो फोर्स बराबर। चलो ध्यान से बच्चे, ये वेट नीचे एक्ट कर रहा है और ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहे हैं। वेट किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2। किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, R1 प्लस R2। समझ आ गई बच्चे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपा। ये डिस्टेंस L/2 है, ये भी डिस्टेंस L/2 है। कैसे पता चला, एट इट्स मिडल। क्या लिखा है, एट इट्स मिडल। जब दोनों साइड डिस्टेंस बराबर है तो दोनों साइड की फोर्सेस भी क्या होंगी, बराबर। R1 विल बी इक्वल टू R2, तो W विल बी इक्वल टू, R1 विल बी इक्वल टू W by 2, W by 2। दोबारा सुन लो बच्चे,
R1 मल्टीप्लाइड बाय L/2 कौन सा मूवमेंट है ये, एंटी क्लॉकवाइज। R2 मल्टीप्लाई बाय L/2 कौन सा मूवमेंट है ये, क्लॉकवाइज। सही कर रहा हूं गलत, गलत क्यों गलत है, R2 कौन सा मूवमेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। R1 किधर करेगा, क्लॉकवाइज। R1 इंटू L2, R2 इंटू L2, L2 से L2 कैंसल, R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2। तो यहाँ R2 की जगह क्या लिख लूं, R1। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W/2, W/2। समझ आ गई बेटा। अच्छा, इसी पे ही मुझे बेस्ड एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। टॉपिक लिख लो बच्चे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वैसे बोलो, R1 और R2 में से बड़ा कौन इक्विलिब्रियम के लिए, R1 बड़ा R2 बड़ा, फरमान जी बताएंगे, जल्दी बोलो। R1 बड़ा है, क्यों R1 बड़ा है तनुज, डिस्टेंस R1 का ज्यादा है तो R1 क्या होगा, मूर्खो कम। डिस्टेंस क्या है, कम, तो ये एक वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। भाई L/3 से 2L/3 क्या है, ज्यादा, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, कम, R2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। पुनीत समझ आया बच्चे। जहां डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा वहां फोर्स क्या अप्लाई होगी, कम। जहां डिस्टेंस कम हो जाएगा वहां फोर्स अप्लाई क्या होगी, ज्यादा। अच्छा, अगर मैं इसको L/3 और इसको भी L/3 कुछ ऐसे कर देता तो फोर्सेस क्या रहती, क्या रहती, से। हटा दूं इसे, ओके। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बच्चे एक पॉइंट लिखो, कई सारे पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। इट इज अ इमेजिनरी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ इमेजिनरी पॉइंट बच्चे, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। क्या हो गया, एन ही बोला था, शट अप। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। इंग्लिश भी पढ़ाने लग जाऊं, ओ यार कल थोड़ा ध्यान रखा करो, फीस वाला स्टेटस क्यों लगाते हो, लोग तो हमसे वैसे ही बहुत वो करते हैं बच्चे, और तुम ये फीस वाला स्टेटस और लगा दोगे। ओके, हाँ जी बच्चे, लिख दिया, इट इज अ इमेजिनरी पॉइंट। ठीक है, क्या क्या बॉडी पे होना जरूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यस, मास वेट। चलो एक बार चेक करते हैं, बॉडी पे होना जरूरी। ध्यान से इधर सुनो बच्चे, मान लो मेरे पास एक ये बार है, इसका वजन है 100 ग्राम्स, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि इसका कितना हो गया वजन या वेट हो गया 100 ग्राम, मास हो गया 100 ग्राम, यही लिखते हैं ना। इस पॉइंट को आप क्या मानते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एदा मतलब बच्चे इत्थे दे इत्थे कोई मास है नहीं है, बट आपा ने इमेजिनरी पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया आपा ने, इमेजिनरी पॉइंट। समझ आ गई। एदा मतलब जिन्ना इत्थे वेट है मान लो x, ते जिन्ना इत्थे वेट है y, x प्लस y कर देंगे तो टोटल कितना आ जाऊगा बच्चे, 100 ग्राम्स। कितना आ जाएगा टोटल, 100 ग्राम्स। ठीक है, अब एक और चीज, x किधर मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, अगर इससे सस्पेंड करो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये किधर करेगा, क्लॉकवाइज। लेकिन दोनों तरफ मूवमेंट क्या होंगे, सेम। दोनों तरफ मूवमेंट क्या होंगे, सेम। दोनों तरफ मास भी क्या होना चाहिए, सेम। दोनों तरफ मूवमेंट भी क्या होनी चाहिए, सेम। समझ आ गई बच्चे। तो लिखो, इट इज अ इमेजिनरी पॉइंट। नंबर 2 लिखो, द वेट of the body is supposed to be acting on center of gravity. The weight of the body is supposed to be acting on center of gravity बच्चे, suppose। ठीक है, suppose का मतलब है कि हम लोग पूरे श्योर नहीं है, हम लोग पूरे श्योर नहीं है। सपोज टू बी एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने मान लिया है कि बॉडी का सारा वजन क्या एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब हमने पूरी बॉडी को क्या मान लिया है, पॉइंट मास। क्या मान लिया पूरी बॉडी को, पॉइंट मास। ठीक है, हम जितने भी बड़े हैं, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो हमारी नेवल है, तो हमारा पूरी बॉडी को अपन ने सिर्फ कितना मान लिया, एक पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया, पॉइंट। याद रखो, जब आप पेंडुलम बनाते थे तो पेंडुलम चाहे ये हो, है ना, चाहे पेंडुलम अपने पास क्या हो, ये हो, चाहे पेंडुलम ये हो, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता था, यही रहता था। इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द पेंडुलम, डिड नॉट डिपेंड अपॉन
मास ऑफ द पेंडुलम। तो बच्चे ध्यान रखना है, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक पॉइंट मान रहे हैं, इस चक्कर में अपने पूरी बॉडी को कौन सा मास मान लिया, पॉइंट मास मान लिया। लेकिन अगर आप बॉडी को पूरी को मान भी रहे हो तो आपको पता है अगर मैं किसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग कर दूंगा तो दोनों साइड मास क्या हो गया, बराबर। क्या हो गया, मास, दोनों साइड का मोमेंट भी क्या हो गया, बराबर। तो बॉडी क्या रहेगी, स्टेबल। बॉडी क्या रहेगी, स्टेबल। समझ आ गई बच्चे? ओके, कुछ पॉइंट्स है, लिखो। फॉर अ फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी, फॉर अ फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी, क्या मतलब होता है फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी का, जिसमें हमारी तरफ से कोई फोर्स ना लगी हो। फॉर अ फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी lies below the point of suspension. Center of gravity lies below the point of suspension. Center of gravity lies below the point of suspension. ठीक है, एक और पॉइंट लिखो। If a body is suspended at its CG, if a body is suspended at its CG, if a body is suspended at its CG, नेट मोमेंट इज, बोलो, नेट मोमेंट इज जीरो। नेट मोमेंट इज जीरो। दो अलग अलग पॉइंट है बच्चे, ध्यान से सुनना। मैं इस पेन को इस पॉइंट से फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं, इस पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग यहां है, लगभग यहां है। मैं इस पेन को फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां था ना, क्या आ गया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिल्कुल नीचे। क्या आ गया बच्चे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिल्कुल नीचे। उस दिन भी अपन ने पढ़ा था ना, ये देखो, ठीक है, ये क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये देखो अपने आप उसके नीचे आ जाएगा, जब रुकेगा तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के क्या रहेगा, नीचे। चलो मैं ये कर लेता हूं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। अब भी देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के क्या आएगा, नीचे। मैं चेक करूं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर गिर रहा है, इधर। तो फलक्रम किधर शिफ्ट करूं, थोड़ा सा इधर। अब किधर गिर रहा है, इधर। अब इधर हो गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किसी बॉडी को सस्पेंड करोगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गए, बराबर। ये सारा मास इनु किवें घुमा रहे बच्चे, क्लॉकवाइज। ये सारा मास दबन जी कैसे घुमा रहे से, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन नेट मूवमेंट क्या हो गया, जीरो। दोनों पॉइंट समझ आ गए बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ओके, आपकी बुक में एक टेबल गिवन है बच्चे, वो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। एक लिख लो, टेबल ऑफ सीजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। टेबल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, बुक के अंदर है। उसमें क्या है, उसमें रेगुलर फिगर्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ध्यान से सुनना बच्चे, कुछ चीजें बनाते हैं हम यहां पे। मान लो आपके, उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है बेटा, एक पेंटागन है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये कुछ रेगुलर फिगर्स है। क्या है बच्चे, ये रेगुलर फिगर्स है। तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुक में जो टेबल मैंने कहा उसमें गिवन है। इसका डायगोनल बना लो बच्चे, इसका भी डायगोनल बना लो। ये इनके क्या होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक, बता रहा हूं बच्चे। इसका क्या होगा बच्चे, ज्योमेट्रिक एक्सेस, दोनों साइड्स का सेंटर होगा, वो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ध्यान से सुनना, ट्रायंगल के केस में बच्चे इसके सामने इसका जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर लो, इसके सामने इसको ज्वाइन कर लो, इसके सामने इसको, क्या बन जाएगा ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, समझ आ गई? क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? नहीं बच्चे, होगा अगर इक्विलेटरल हो गया तो होगा, अगर आपका टू साइड्स इक्वल है तो एक एंगल होगा, बट हमें नहीं मतलब है। समझ आ गई? मीडियन का मतलब सामने वाली साइड का सेंटर वर्टेक्स से क्या कर दो, ज्वाइन। अब इसका बच्चे सेंटर कड़ा है किसी के पास, निकाल के दे सकते हो? अगर निकाल के दे सकते हो तो कोई बात नहीं, zigzag से क्या दिख रहा है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, नहीं पता, नहीं पता ना,
लेकिन अपने को ये पता भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड करेंगे, कहीं से भी सस्पेंड करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके क्या आ जाएगा अपने आप नीचे। हो गया ये, यहां से एक लाइन मार दूंगा, ठीक है, ओके, फिर यहां से सस्पेंड करूंगा, यहां भी एक लाइन लगा दूंगा, फिर यहां से सस्पेंड करूंगा, अपने आप शिफ्ट हो रहा है, यहां एक लाइन लगा दूंगा, जहां सारी लाइनें मीट कर रही है वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यहां पे, इसीलिए पहली लाइन मैंने सीजी की क्या लिखा है, इट इज अ इमेजिनरी पॉइंट। हम इस पूरे सर्कल को क्या मान रहे हैं, पॉइंट मास, ठीक है, कहां मान रहे हैं पॉइंट मास, जहां सर्कल का कोई भी मास है ही नहीं। तो कैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई आउटसाइड द बॉडी, यस। Is it necessary center of gravity to be lying on the body? No, because it is a imaginary point. Weight of the body is supposed to be acting on center of gravity. समझ आ गया बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, पेंटागन में भी ये हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली ये, इसके सामने वाली ये, जहां ये मीट कर रहा है ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है? ओके, एक चीज मैनू दसो यार, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ चीज बनाने है ना, मीडियन बनाते हैं, मान लो ये हो गया, ऐसे हो गया, है ना, एक अगर ध्यान दो ऊपर वाली साइड ज्यादा हिस्सा है, नीचे वाली साइड हिस्सा कम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे कैसे बन गया बच्चे? थैंक यू। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो लगभग बॉडी के कहां रहना चाहिए था बच्चे, सेंटर में। ऊपर की तरफ तो ज्यादा लेंथ रह गई, नीचे की तरफ कम लेंथ रह गई, तो बराबर कैसे हो गया? नीचे ब्रॉड है तो नीचे मास क्या होगा बच्चे? ज्यादा। नीचे मास क्या होगा? ज्यादा। जिस साइड मास ज्यादा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस साइड क्या हो जाता है? शिफ्ट। तो पहली चीज लिखो बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस बार ये क्वेश्चन ऐसा था जो डायरेक्ट आ गया था बच्चे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, पहला फैक्टर है बच्चे, पहला फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तेरा नाम ही नहीं लिया बेटा, तू ऐसे ही ले बोल, कमाल होगी बच्चे एवी। हाँ जी, सुनो बेटा, MIN ही है, अच्छा ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। दो लड़कियां बेटा, ठीक है, वेली, कोई काम नहीं इनको, ये क्या चलेगी बच्चे? आइसक्रीम खाने चलेगी, ठीक है। दोनों ने आइसक्रीम के कोन लिए, ठीक है। अब आपा तो वो बाहर वाला हिस्सा भी खा जाते हैं। इमेजिन करो इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन हुआ। जैस्मीन कहती है कि अगर कोन एम्प्टी है या फिर कोन फिल्ड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? सेम। और एशनूर कहती है नहीं, जब कोन भरा हुआ था तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग था, जब कोन खाली है तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है। यस या नो? कौन सही है बच्चे? कैसे? अच्छा, जैसे ही बोला एशनूर सही है, जैस्मीन ने एशनूर को 1000 एग्जाम्पल दे दिए। सर्कल हाफ फिल्ड, सॉरी सर्कल फिल्ड हो या एम्प्टी हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता है? सेम। रेक्टेंगल फिल्ड हो, हाफ हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता है? सेम। स्क्वायर भी आ जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा? सेम। सिलेंडर भी आ जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा? सेम, है ना। लेकिन ये कोन, ट्रायंगल, इनमें क्यों? क्योंकि इनकी शेप ऊपर और नीचे बच्चे रेगुलर नहीं है, ऊपर और नीचे रेगुलर नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चे, क्वेश्चन है हॉलो कोन। हॉलो कोन का मतलब, अगर आपके पास ऐसे कॉनिकल शेप हो और इस शेप में ये आपका क्या हो बेटा? बेस। क्या हो ये? बेस। ये बेस का क्या आ गया? एक्सिस। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे वाली साइड होगा, ऊपर वाली साइड? नीचे वाली साइड। नीचे से किस हाइट पे होगा?
h/3 पे। नीचे से किस साइड पे होगा बेटा बोलो, h/3 पे। कितने पे होगा, h/3। सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई एट h/3। सही या गलत, ये याद रखना है। अब जैसे ही इस कोन को, सेम कोन को अपन ने क्या कर दिया, भर दिया इसको। अब मुझे बताओ, जितना मास ऊपर है उतना ही मास नीचे होगा या नहीं? नीचे मास क्या भरा जाएगा, ज्यादा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा कहां शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, नीचे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा h/4। कहां से बेटा, बेस से। कहां से, बेस से। और वर्टेक्स से कितना हो जाएगा, 3h/4। कैसे, h माइनस h/4, 3h/4। एक पिज्जा जिसके कितने हिस्से कर दिया अपन ने, 4। एक हिस्सा नीचे है तो कितने ऊपर रह गए, 3 बच्चे। अच्छा, बेस से h/3 है तो ऊपर से कितना रह जाएगा बच्चे, 2h/3। कितना रह जाएगा, 2h/3। तो कोन के केस में अगर कोन खाली है या भरा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क पड़ेगा बच्चे, क्या बोलोगे, यस, 100% पड़ेगा। ट्रायंगल में भी फर्क पड़ेगा, यस। जितना बच्चे नीचे मास ज्यादा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां जाता है, जहां मास ज्यादा वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिलेगा बच्चे। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चे। एक ट्रक है जिसमें आपने वजन डाल दिया, ठीक है। ट्रक की बॉडी जहां तक होती है, अगर वहां तक वजन डालोगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर आपने ट्रक में वजन उसकी एबिलिटी से क्या डाल दिया, ज्यादा, आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। अब मास ऊपर ज्यादा हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा या ऊपर चला जाएगा, ऊपर, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबिलिटी के लिए कहां रहना चाहिए, नीचे। आप इस कोन का एग्जांपल ले लो, बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा। कौन है ये, एम्प्टी है, ऊपर से कितने डिस्टेंस पे, h/3 पे। स्टेबल रहेगा ये? अगर बिल्कुल आप प्रिसाइज पॉइंट पे कर दो और ये लाइन बिल्कुल यहां पे बैलेंस कर दो तो हो सकता है कर भी जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है, ये गिर जाएगा। यस और नो? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबिलिटी के लिए कहां रहना चाहिए, जितना नीचे हो उतना ही सही है। अब मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो मेरी नेवल है, यहां है। अगर मैं बैठ जाऊंगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा कहां चला गया, नीचे। लेट जाऊंगा तो क्या हो गया, और नीचे। मेरी सबसे स्टेबल स्टेट क्या है, खड़े रहना या सो जाना, सो जाना। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, एज लो एज पॉसिबल। इस पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, तो क्या मैं इसको अर्शिका जी यहां बैलेंस कर सकता हूं, शायद कर भी सकूं, लेकिन इजी है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट। बैलेंस करना है, ये रख दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, लो। क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो। इज इट क्लियर बच्चे? जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी समर जी नीचे रहेगा उतनी बॉडी क्या रहेगी, बैलेंस। प्लाक्षा जी जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहेगा उतनी बॉडी क्या रहेगी, डिसबैलेंस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दूसरा बच्चे शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। रेक्टेंगल है तो अलग है, स्क्वायर है तो अलग है, ट्रायंगल है तो अलग है, कोन हाफ फील्ड है तो अलग है, पूरा फील्ड है तो अलग है। ठीक, चलो एक रॉड है मेरे पास, हाफ बनी हुई है कॉपर की, हाफ बनी है आयरन की। कॉपर की डेंसिटी है x, आयरन की डेंसिटी है 2x। लेंथ दोनों की क्या है, बराबर। बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगी, कॉपर वाली साइड, आयरन वाली साइड, आयरन वाली साइड। सेंटर में होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं बच्चे, इधर मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, इधर गिर जाए। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको कहां मिलेगी, आयरन वाली साइड। कहां मिलेगी, आयरन वाली साइड। ओके, मैंने क्या किया बच्चे, मैंने एक रॉकेट बनाया ऐसे, जिसकी बच्चे क्या थी, 100 सेंटीमीटर क्या थी इसकी लेंथ। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए बच्चे, 50 पे होगा, 50 के इस साइड होगा या इस साइड होगा, इस उस बोल रहे हो, राइट लेफ्ट नहीं बोल सकते, इधर होगा, राइट साइड, क्योंकि ज्यादा मास क्या है, इधर। जरूरी नहीं 50 पे हो, क्यों हो 50 पे भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या देखना है आपने, मास देखना है। जिधर मास ज्यादा है इधर मास ज्यादा है, तो इसका 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, पता नहीं कितना। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, जहां मास क्या है, ज्यादा। ओके, अमीटर रूल,
अमीटर रूल, अमीटर रूल, अमीटर रूल। पुनीत से सीख ले कुछ, इससे नहीं तो इस पुनीत से सीख ले। सवाल ही मत पूछो ना, आपको पता है दिमाग में आपके है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मीटर रूल आ जाए तो 0 से 100, यूनिफॉर्म नहीं बोला तो 50 की कोई अहमियत है नहीं है बच्चे। जिन जिन बच्चों ने 0 से 100 लगा के बीच में 50 लगा दिया उनको क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैंने क्या बोला? अ मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। मीटर रूल को बैलेंस कर दिया 40 सेंटीमीटर पे। ट्रायंगल बना दो 40 पे, बना दिया? हाँ जी, ट्रायंगल बना दो 40 पे। ओके, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, कोई फोर्स एक्ट कर रही है इस पे, दी हुई है कोई? नहीं। बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? 40 और 100 के बीच में। शाबाश। 40 पे होगा, सॉरी बेटा। अच्छा, क्या ये फ्रीली सस्पेंडेड है? यस। क्या कोई फोर्स एक्ट कर रही है? नो। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे। बॉडी बैलेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे रहेगा बच्चे? 40 पे। क्या पॉसिबल है ये? व्हाई नॉट? कौन सा स्केल है ये? नॉन यूनिफॉर्म। हो सकता है स्केल की शेप ये हो बेटा, है ना? इधर ज्यादा मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर हो गया? 40 की तरफ। उधर कम मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर नहीं है। समझ आ गई बेटा? अगर आप बिना फोर्स लगाए किसी को किसी पॉइंट से सस्पेंड करो और वो बिल्कुल क्या हो जाए बच्चे? इक्विलिब्रियम में, तो वो पॉइंट उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है बच्चे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गई बेटा? ओके, सवाल अब औखा है। 0 से 50 का वजन ज्यादा है या 50 से 100 का वजन ज्यादा है? सेम है। सेम है बच्चे, क्या? ठीक है तरन, जो तू बताएगी बच्चे वही आंसर है। 0 से 50 का वजन ज्यादा है या 50 to 100? 0 से 50 का वजन ज्यादा है, क्योंकि उस लड़की ने बच्चे ये दिमाग लगाया है कि 0 से 40 का जितना वजन है उतना ही वजन 40 से किसका है? 100 का। वेरी गुड तन्मय, कॉमन सेंस है यार ये तो। भाई इसका और इसका वजन क्या है? बराबर। मैं कह रहा हूं 0 से 40 नहीं, 0 से 50, मतलब 40 में थोड़ा सा पार्ट अपन इस साइड क्या कर रहे हैं? ऐड। इस साइड क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। तो किसका वजन ज्यादा हो गया? 0 to 50। फिर किसी बच्चे के दिमाग में ये भी चला होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है? जहां मास क्या हो? ज्यादा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0 से 50 है या 50 से 100 के बीच में? 0 से 50। कहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? 40। इसका मतलब अगर 40 है तो 0 से 50 का वजन क्या है? ज्यादा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां होगा जहां मास क्या हो? ज्यादा। 7 मिनट पढ़े अभी बैठे हो, कोई चक्कर नहीं। बात क्लियर हो गई बच्चे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करता है? ऑलवेज। कैसे पता चलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है? कैसे? उससे क्या कर लो? फ्रीली सस्पेंड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां रहेगा? उसके नीचे। ध्यान से सुनना, मेरे पास है एक पेंटागन। ध्यान से सुनना बच्चे, इस पेंटागन को मैंने क्या किया बेटा? इस पेंटागन को मैंने कर दिया फ्रीली सस्पेंड। क्या कर दिया? फ्रीली सस्पेंड। ओके, ध्यान से सुन लो। जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं देंगे, हो सकता है वो बच्चे इसको सॉल्व कर पाए। ये पॉइंट है P। क्या है ये पॉइंट? P। ओके, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है S। क्वेश्चन सुन लो पहले ध्यान से। एक पेंटागन को मैंने ऐसे सस्पेंड किया, फ्रीली सस्पेंड किया, और ये ऐसे रेस्ट हुआ। कैसे रेस्ट हुआ? जैसे अब है ना, ऐसे रेस्ट हुआ ये। बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा? क्वेश्चन कह रहा है भाई हो गया, हमें क्या मतलब है? क्वेश्चन कह रहा है इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो ये पोजीशन हो गई इसकी। क्या होगा? क्यों? दिमाग हिल जाता है बच्चे, भाई ऐसे कैसे रेस्ट हो गया? यार हो गया, हमें क्या मतलब है कि कैसे हुआ है?
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो ये वाली साइड है इसका वजन क्या है बेटा, मतलब ये वाली साइड है इसका और इधर वाली साइड का वजन क्या है, बराबर। मतलब ये भारी चीज से बनी हुई है, डेंसिटी ज्यादा है, हो सकता है यहां लोहा हो या प्लास्टिक हो बच्चे, अपने को क्या मतलब है। जब क्वेश्चन आपको कह रहा है तो हम तो क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो कि जब इसको इस पॉइंट से फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो बताओ ये किस पोजीशन में रेस्ट करता है ना। और ये पेंटागन आपका क्या है, यूनिफॉर्म, क्या है, यूनिफॉर्म। फिर आपको पता है ये अपने आप क्या करेगा बच्चे, घूम जाएगा, अपने आप क्या करेगा, घूम जाएगा, और घूम के किस पोजीशन पे आ जाएगा, पी। तो ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन कहता है कि इसी पोजीशन में रेस्ट हो गया फिर तो नीचे जो लाई करता है उसको मान लो। अगर क्वेश्चन कहता है कि आप बताओ कैसे रेस्ट करेगा तो फिर आप इसको क्या करो बच्चे, घुमा दो, नया डायग्राम बनेगा और ये किस पॉइंट पे आ जाएगा, पी पे। किस पॉइंट पे आ जाएगा, पी पे। ध्यान से सुनना बच्चे। ओके, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, तीन बार टांग दो इसको, तीन अलग अलग पॉइंट से, ठीक है। पहले इस पॉइंट से टांगा, ये ऐसे ही रेस्ट हुआ, ठीक है। अब क्या करें बेटा, क्या करें, अब इस पॉइंट से टांग दे इसको, है ना। इस पॉइंट से इसको टांग देंगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चे, ऐसे, यस और नो। यहां से क्या बनेगी, एक लाइन, अच्छा ये पॉइंट ऐसे। अब क्या करें बेटा, कौन से पॉइंट से टांग दे इसको, तीसरे पॉइंट से। क्या करेगा, ये फिर से घूमेगा, फिर से घूमेगा बच्चे। ये अपन ने किस पॉइंट से टांगना है इसको, इस पॉइंट से। यहां से भी आप क्या बनाएंगे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, सारे पॉइंट कहां मीट करेंगे, एक ही पॉइंट पे, जो कि इसका क्या होगा बच्चे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको कोई भी बॉडी दे दे उसको फ्रीली क्या कर लो, सस्पेंड, एक लाइन बना दो नीचे की तरफ। फिर दूसरे पॉइंट से भी फ्रीली क्या कर लो, सस्पेंड, लाइन बना दो बॉडी पे। जैसे कि ये बॉडी है बच्चे, ये रेगुलर है बट फिर भी मैं इसका एक पॉइंट यहां रखता हूं, ये कर दी फ्रीली सस्पेंड। जहां रुकेगा वहां इसका मैं क्या बना दूंगा, सेट लाइन बना दी, बना दी। अब इस बॉडी पे कोई और पॉइंट मान लेता हूं, मान लो मैं ये पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है, हो गई फ्रीली सस्पेंड। यहां भी एक लाइन लगा दूंगा, तो जहां ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मीट करेगी वो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रखना है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड करोगे नेट मोमेंट क्या होगा, जीरो। क्या होगा, क्या होगा, जीरो। समझ आ गई बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें। तो ध्यान से सुन लो होमवर्क बेटा, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी एक्सरसाइज करनी है बेटा बुक में। जिसके पास बुक्स नहीं है बेटा उनको मैं पीडीएफ भेजूंगा, वो फिर कॉपी पे करके आएंगे तुम्हारी मर्जी।